हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीटेट 2024 का जो ये पेपर हुआ था गणित और विज्ञान का, इसके पेपर को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर सभी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि कौन 30 सेकंड में कर रहा है, कौन 1 मिनट में कर रहा है, कौन 2 मिनट में कर रहा है, कौन उससे ज़्यादा ले रहा है। ये डिसाइड करेगा आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमको मिनिमम टाइम देना है। दिस इज द रीजन कि आई एम हेयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू, ऐसा अगर आपको मिलता है जहाँ पे डेसिमल लगा है तो कुछ करना नहीं, पहले आप जो है अंश और हर के जो है डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उनको काउंट कर लो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितना 3 है, तो टोटल कितना हुआ 7 हो गया। और ऐसे यहाँ पे काउंट करो, देखो यहाँ पे 3 है, डेसिमल के बाद के जितने डिजिट उनको काउंट करके ऐड करना है, मतलब उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगर देखो तो आप ऊपर जो है कम है, नीचे ज्यादा है, मतलब ऊपर जो है हमको बराबर करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यही रिवर्स होता तो हम नीचे जो है 100 से गुणा करते और जितने भी अंक थे यहाँ पे सबका जो है डेसिमल हटा लेते। ठीक है, तो ये चीज था यहाँ पे, बस इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना आपको करना था। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेते और सबका जो है यहाँ पे डेसिमल हटा के जो है जो जो अंक था उसको आप लिख लेते। जैसे इसको 0.25 था, इसको 25 लिख लेते, इसको इतना करना था तो यहाँ पे 81 हो जाता। ठीक है, इतना करना था ये हो जाता। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें करनी थी। दैट्स इज, उसके बाद इनको आप सॉल्व कर लेते, 25 का 100 हो जाता, फिर 81 से करता है, यहाँ पे ये 9 आ जाता। ठीक है, फिर 17 से कटता, तो जो है आप 17 से काट लेते, जो है यहाँ पे 17 तियाँ 51। ठीक है, ये 3 हो जाता और 17 चौका 68, तो यहाँ पे 34 आ जाता। इस प्रकार से जो है ये हो जाती। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता, ये जो है आपका 125। ठीक है, 125 गुणे 34 गुणे 9 हो जाता, चाहे इसको आप गुणा कर लो। ठीक है, या फिर जो है इसको भी गुणा कर लो तो भी जो है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे गुणे और 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 25 का 100। इस प्रकार से ये भी कर लो, चाहे ये भी कर लो, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये तो गुणा सब लोग कर लेंगे, बट मेन चीज़ था इसको इजी करना। इस प्रकार से आप इसको इजी कर सकते थे। ठीक है, ऐसा याद रखना, अगर ऊपर नीचे जो है इस प्रकार से करना है। अगर यही सेम चीज़ रिवर्स होता, मान लो ऊपर 9 होता, ये नीचे 7 होता, तो आप नीचे जो है 100 से गुणा करते। ठीक है, इस प्रकार से जो है देखना है। ज़्यादा गैप होता, मान लो ऊपर 10 है, नीचे जो है 7 है, तो यहाँ पे 100 से मतलब 1000 से आप मल्टीप्लाई करते। ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे लिखा है इफ एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 392, मतलब यदि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है तो किसी कौन संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ का मतलब क्या है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, उनके एचसीएफ का गुणन एलसीएम, और जैसे मान लो एक संख्या होती है। ठीक है, मतलब दो संख्याएं होती है, पहली संख्या, ठीक है, और क्या होती है दूसरी संख्या। इनका जो गुणनफल होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए। ये जो है एचसीएफ, ठीक है, और गुणे क्या होता है, ये आपका एलसीएम होता है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर यदि दो संख्याओं का एलसीएम क्या है 392 है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या है 392 है, तो लिखने को उस संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या है कि अगर कोई किसी भी संख्या का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 392 है, और तो इसका मतलब वो भी संख्या क्या होगी एचसीएफ से डिवाइड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे बताता हूँ, मान लो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है अ, 4 है और आपका क्या है यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो आएगा वो आपका 20 निकल के आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या निकल के आएगा 20 निकल के आएगा। और जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो इसका इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, 2 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो तो ये जो संख्या निकल के आई है 2 से क्या है डिवाइड हो रही है ना, मतलब जो ये एलसीएम निकल के आया 2 से डिवाइड होगा, तो ये हमेशा हर केस में ये एकदम ट्रू होता है। तो यहाँ पे देखना ये जो 392 है ये किससे डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तो जो है सीधे आंसर दिया, तो हम तो बता दे रहे हैं यहाँ पे 42 होगा, लेकिन आप एग्जाम हॉल में कैसे पहचानोगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ट्रेन देखो, 28 है, 28 का दुगना कितना है 56 है, और छप यहाँ पे देखोगे 28 गुणे 7 करोगे तो कितना आएगा 196 आएगा। इतना तो मैथ पता होगा अगर आपने मैथ लिया है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 28 से डिवाइड कर लेना थोड़ा सा, मतलब कि देखो मैथ लगाते समय आपका जो व्यू होना चाहिए 360 डिग्री का होना चाहिए। और मेन चीज यहाँ पे मेन जो रोल प्ले करता है वो ऑप्शन ही प्ले करता है। ये मत सोचना कि जो है ऑप्शन को हम इग्नोर करके एकदम लास्ट में वो करेंगे। ठीक है, तो 28 से कट रहा है ये, तो आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे 42 जो है सबसे अलग दिख रहा है, तो पहले आप 42 से ही ट्राई करो। ठीक है, तो 42 से आप ट्राई करोगे, देखोगे ये 42 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये जो होता है स्मार्ट वे होता है टू चेक। ठीक है, आप सबको एक एक करके चेक करोगे जैसे इसमें करा वो, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, अगेन यहाँ पे लिखा है कि जो है वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है गुणनखंड नहीं है, मतलब क्या है कि जैसे अब यहाँ पे लिखा है कितना 90 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कितना 264 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 1680 लिखा है। ठीक है, मतलब इनका क्या होगा कि गुणनखंड नहीं है, मतलब सेम चीज क्या है वो उस संख्या से डिवाइड
नहीं है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा। अब यहाँ पे भी देखना है कि वो संख्या से डिवाइड नहीं है, ठीक है? तो अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर देखो तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 6, ठीक है? 14 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 7 लिख सकते हो। 15 को क्या लिख सकते हो? 15 को लिख सकते हो 3 गुणे 5, ठीक है? अच्छा 13 क्या है? 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है ना? 13 एक प्राइम नंबर है। तो 13 को तो आप 13 गुणे 1 ही कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे डिजिट सबसे अलग नंबर कौन-सी है? 13 है, तो आप 13 से पहले ट्राई कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है पहले आप ऑप्शन से जो है जो सबसे आपका सबसे डिफरेंट जो डिजिट है ना उसको फाइंड आउट करो, फिर उसपे एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, दैट्स इट। और जो सबसे जो है डिफरेंट डिजिट होगा ना वही मैक्सिमम केस में आपका ऑप्शन भी होता है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड नहीं है। आप 13 से डिवाइड करोगे 13 से कटेगा नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे ये जो है ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है? 13 एक अभाज्य संख्या, बाकी जो है सब यहाँ पे क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। मेरा बस यही मतलब है। अगेन यहाँ पे लिखा है यदि ए और बी रिप्रेजेंट डिजिट एंड यदि ए और बी अंकों को निरूपित करते हैं तथा यहाँ पे ए बी ए यहाँ पे इंटू 5 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 4400, ठीक है? 4400 B0 आ रहा है, 4420। अच्छा आप खुद सिंपल सा सोचो, अब आपके पास ऑप्शन है। देखो मैं यहाँ पे मेन चीज़ बता रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसे आपको प्ले करना है। अब आप सोचो ध्यान से, यहाँ पे 3 अंक की एक डिजिट है, तो 3 अंक का क्या हो सकता है? 100 भी तो हो सकता है, ये भी तो क्या है 3 अंक का ही ना, 3 अंक का ही है। अब क्या इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 ही 100 आएगा। जो आपका जो आंसर आएगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो भी कितना आ रहा है? 3 डिजिट में आ रहा है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि हम 5 में जो है मिनिमम कितने संख्या से गुणा करें, ठीक है? 5 में मतलब हम कितने जो है संख्या से गुणा करें कि जो हमारा आउटपुट हो वो कम से कम 4 डिजिट में आए। कितने डिजिट में आए? 4 डिजिट में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि यहाँ पे आपका जो मतलब आउटपुट आना चाहिए 4 डिजिट आना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर देखो तो मिनिमम क्या हो सकता है? यहाँ पे 800 होगा, ठीक है? अगर आप देखो 8, 8 पंचे 40, ठीक है? या फिर जो है मतलब ये 4 डिजिट में आया लगभग 4 के आस-पास आए, ठीक है? अगर हम यहाँ पे मान लो 7 करते तो 7 पचे 35, यहाँ पे 3000 साढ़े 3000 आता, लेकिन आ रहा था मतलब हमको 8 और जो है 8 के करीब की संख्या को देखना है। ए मतलब ए लगभग क्या हो 8 वगैरह हो, ठीक है? अगर अब यहाँ पे देखो तो ए जो है 4 है, ए है 2 है, ये तो सीधे गलत हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों केस में जो है आपका हो सकता है, लेकिन अगर आप रखो सीधे आप 9 रखते, 900 करते मतलब अब यहाँ पे क्या भी होगा? अब जैसे यहाँ पे अगर ए के स्थान पे 9 रखोगे तो जो भी यहाँ पे डिजिट होगा वो 900 प्लस ही होगा ना, मतलब 900 प्लस ही तो आएगा। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 4500 प्लस ही आता ना, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होता है? यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है आपका ये डी करेक्ट हो जाता है। आई होप कि यू आर गेटिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी समझने का प्रयास करो यार, कि आपको ऑप्शन से चीज़ों को कैसे जो है टैकल करना है। दैट्स इट, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ है, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेटर वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है कि दैट हाउ मच इंटेलेक्चुअल यू आर, ठीक है? यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। ओके, सो ये भी जो है ये आपकी इंटेलेक्चुअली शो करती है कि आप कितना इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट द स्मार्टनेस, हाउ स्मार्ट यू आर। ओके, अगेन यहाँ पे लिखा है कि यदि यक्स वह न्यूनतम संख्या है जिसे इतने से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो इतना का मान गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 77 52 है, 77-52 में से कितना घटाएँ? मतलब इसका कहने का मतलब यही हो गया कि 77-52 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है? 77-52 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें से कितना घटाया जाए, वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है? तो इसके लिए हमको वर्ग का जो है नियम पता होना चाहिए। वर्ग का नियम क्या होता है कि संख्या को पहले जो है पीछे से उसको क्या करते हैं? डबल करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जो ये संख्या होती है, जो पहले होती है, जो डबल वाली, ये जो इसके क्या होता है, जो इसका नियरेस्ट है स्क्वायर देखते हैं। इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन-सा है? 64 है, 64 किसका है? 8 का है। तो इस प्रकार से 8 64 करते हैं, फिर 8 प्लस 8 को जो है 2 टाइम्स इसको ऐड करते हैं, ये आता है 16 आता है, तो ये इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे जो है खाली कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे यूनिट डिजिट खाली कर लेंगे, यहाँ पे 16 करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 17 में से 64 जाएगा, 13 आएगा। फिर अच्छा जो यहाँ पे अच्छा हम लोग जो डिवाइड करते हैं, एक ही डिजिट डालते हैं, लेकिन ऐसे केस में हमको जो है ये जोड़ा उतारना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे 51 आ जाएगा। फिर अब जो है यूनिट डिजिट खाली था, अब यहाँ पे आप उस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये यूनिट डिजिट आ पाएगा, मतलब ये 3 डिजिट की संख्या हो जाएगी, ठीक है? तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से यहाँ पे करोगे, मतलब 168 होगा, तो 168 होगा, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे कितना आएगा? 13 44 आएगा, फिर 8 यहाँ पे ऐड करोगे, मतलब आपका कितना बचेगा? 7 बचेगा, मतलब हमें घटाना कितना? 7 घटाना था। 7 घटाने पे ये 88 का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? 7 घटाने पे क्या हो जाता है? ये 88 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें 7 रखना था, 3 इंटू 7 इंटू -5, तो 7 त्रिक 21, 21 माइनस 5 कितना आया? 16, 16 आ जाता है। इस प्रकार से जो आपको ये करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है? किस प्रकार से करा है एक बार फिर से समझ लो कि यहाँ पे क्या करता है, जैसे हम जो है यहाँ पे मान लो अगर 5 डिजिट का होता है, तो पीछे से जो है हमको 2-2 का जो है वो बनाना होता है, लास्ट में 1 बच जाता है, ठीक है? तो इसके नियरेस्ट देखते हैं 2 का स्क्वायर था ये, ठीक है? अगर मान लो ये 6 डिजिट का होता, तो यहाँ पे मान लो AB है, CD है,
ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे ईएफ है ना, तो यहाँ पे 2-2 का हम जो है ऐसे बनाते हैं, ये चीज़ होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? जब हम लोग स्क्वायर यहाँ पे निकाल रहे हैं। आई होप कि दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो है व्यंजक 5x - 3y एंड यहाँ पे लिखा है 6x + 5 माइनस 5y - 3x + 1 में जो है एक्स वाई का गुणांक। अब एक्स वाई का गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक्स वाई आया है, इसके सामने जो है कौन सी डिजिट है? जैसे यहाँ पे 4xy है, तो एक्स वाई का गुणांक कितना है? 4 है। पहली बात ये पता होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे आया 3x² प्लस जो है 4y² एंड प्लस 8xy, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 है। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4 है। और यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक कितना है? 8 है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है, अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करो, इनको इनसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो ऐसे केस में क्या होता है, पहले जो है आप इनको इनका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? ऐसे सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, इसका इसमें करोगे, फिर इसका इसमें करोगे, फिर इसका इसमें कर दोगे, फिर इसका इसमें कर दोगे, ठीक है? ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। आई होप कि यू नो अबाउट दीस थिंग्स, ठीक है? उसके बाद जो है आप देखो वही करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 छक 30 आया, उसके बाद फिर 5 बचे 25 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 छक 18 है, माइनस है, प्लस है, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 बचे 15, ठीक है? हो जाएगा, सही समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे फिर 3 से करते हैं, 3 चौक 12 है, ठीक है? इसके सामने माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर यहाँ पे 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 बचे 35 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे जो है आपका ये समझ में आ रहा होगा ना, इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे, दिया आएगा और यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमको देखना है माइनस, मतलब ध्यान भी देखना है कि जो है, क्योंकि हमेशा जो है हम जब मतलब मानते हैं तो x² + y² और यहाँ पे जो है ये जो प्लस एक्स वाई होता है, इसको जो है ये आइडियल माना जाता है कि मतलब सब ये प्लस चिन्ह के साथ जो है जुड़े होंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, यहाँ पे जो है कि गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, ठीक है? अब यही सेम चीज़, अब देखो ऊपर जो भी क्वेश्चन करके आया था, वहाँ पे क्या दिया था? वहाँ पे आपको डिजिट दिया था, वहाँ पे अंक दिया था, यहाँ पे आपको क्या है? एक प्रकार से व्यंजन दिया हुआ है। बट गुणनखंड क्या है, ये तो समझ में आता है ना। गुणनखंड मतलब क्या हुआ कि उस संख्या से वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब इनमें से वो कौन सी संख्या है, इनमें से वो कौन सी संख्या है जिससे वो संख्या क्या हो जाए? पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है a² और -b², तो इसका एक गुणनखंड क्या हो सकता है? a + b भी हो सकता है, और एक गुणनखंड क्या हो सकता है? a - b भी हो सकता है, क्योंकि a + b से भी ये डिवाइड है और a - b से डिवाइड है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, ठीक है? तो ये जो है a + b से भी डिवाइड हो जाएगा और माइनस, तो इस प्रकार से जो है निकल के आएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो है हमको क्या निकले, जैसे यहाँ पे 88 81 x² है, -120 xy है एंड यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ आपको, अब यहाँ पे आपके चक्षु थोड़ा-सा काम करने चाहिए कि जो है मैंने बोला 360 डिग्री, यू हैव टू बी इन द 360 डिग्री। आपको थोड़ा-सा दिमाग में यार कुछ लग रहा होगा ना, ये कहीं न कहीं 9 का स्क्वायर, 9 x का स्क्वायर ऐसे कर सकते थे। उसके बाद इसको क्या कर सकते थे? 7 y का स्क्वायर ऐसे कुछ किया जा सकता था। कुछ दिमाग तो चल रहा होगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 963, और ये देखो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे बन गया a² और जो है यहाँ पे -b² वाला फार्मूला कुछ याद समझ में आ रहा है कि यहाँ पे a² होता है प्लस b² होता है -2ab होता है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं ये वाला? इतना देखो, अगर थोड़ा आपका जो चक्षु होना चाहिए वो 360 डिग्री में चलना चाहिए, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते थे? इसको आप लिख सकते थे 9x - 7x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करते तो यही निकल के आता, ठीक है? उसके बाद इसको लिखते थे। अब देखो, अगर एक ध्यान से देखो, एक जो है ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो, तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका? ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा क्या है? बी है, ठीक है? ये पूरा का पूरा एक डिजिट मानो, इसको पूरा का पूरा एक डिजिट मानो, तो ये यहाँ पे a² है और ये क्या है? -b² है, ठीक है? अब इसी को आप a² - b² क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में क्या होता है? a - b। अब इसी को आप ओपन कर दो, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा? a + b, तो यहाँ पे a हो गया और यहाँ पे b हो गया। एक ब्रैकेट में a - b, तो यहाँ पे a हो गया और -b हो गया, ठीक है? इस प्रकार से करोगे तो ये जो प्लस था ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे 14s हो जाएगा। इसमें जो है माइनस है, तो यहाँ पे घट जाएगा। उसके बाद ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब इसमें देखो, अगर तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपका देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? यहाँ पे आया कितना? 7x, ठीक है? अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, इस वाले से हमने 2 कॉमन ले लिया था। यहाँ पे आया था कितना? 7x - 2y आया था, और यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आया कितना? 2x - 5y। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, मल्टीप्लाई था, इसलिए यहाँ पे आगे क्या आ गया? 4 आ गया। अब इसमें मतलब, अब ऑप्शन में देखो, इसमें इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया? तो ऑप्शन में ये था आपका, तो ये आपका इसका आ गया। एक गुणनखंड यहाँ पे 7x - 2y है, दूसरा गुणनखंड यहाँ है 2x - 5y है, ठीक है? एक गुणनखंड क्या है? 4 भी है। तो इस प्रकार से जो है इसको देख सकते थे। दैट्स इट, ओके। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यार, ठीक है? अगेन यहाँ पे लिखा है, अगर मतलब गुणनखंड क्या है, ये सब चीज़ों को समझो ना कि जो है क्या-क्या कैसी चीज़ें हैं, ठीक है? अगेन लिखा है कि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इनकी जो है वैल्यू का मान क्या है? ये आपको बताना
बताना था, दैट्स इट। यहाँ पे लिखा था 7x माइनस वन माइनस वन अपान सेवन, एंड यहाँ पे 2x माइनस ये करना था, यहाँ पे ये करना। अच्छा एक चीज़ याद रखना थोड़ा सा आपको, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, अगर आपको कहीं माइनस चिन्ह दिखता है, ठीक है, हमेशा याद रखना अगर कहीं भी माइनस चिन्ह होता है देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को सही नहीं करा ना तो आप देखो आप वो जो है वो जो क्वेश्चंस फॉर्मेशन होता है वो उसको मतलब कि ऐसा बनाते हैं जिससे आप गलत करके आओ। तो पहले जैसे ही आप कहीं माइनस दिख जाए ना तो आप अपना जो है थोड़ा दिमाग लगा के उसको एक ब्रैकेट में कर लो आराम से इज्जत के साथ, ठीक है। बस ये कर लेना तो जो है चीज़ों को थोड़ा सा आपके लिए जो है क्या हो जाएगा, सॉल्व करना जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तो वो गलतियां नहीं होंगी जो मिस्टेक होने की वजह से पूरा का पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, आपको पता ही है। इसमें क्या लोगे, इसका जो है एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, फिर यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे इसको क्या होगा, ये जो है 4x हो जाएगा माइनस, उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा, देखो यहाँ पे करा नहीं है बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4x और प्लस यहाँ पे 1 है से 5x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 1/2 था तो जो है ये जो है अगर आप ये लगाते मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखो ना ऐसे, अभी ये हो गया 14 हो गया, 7 into 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है इस प्रकार से निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे 28 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे माइनस चिन्ह जब ऊपर जाता है यहाँ पे ये कौन सा चिन्ह आता है, प्लस चिन्ह आता है। इनको सॉल्व करोगे तो इनको एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ जाती तो यहाँ पे जो है आप एक्स की वैल्यू इसको पुट करके आंसर आ जाता, ठीक है। दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को इतने पर बेचा, ठीक है। वस्तु ए पर उसे 20% का लाभ हुआ, वस्तु बी पर 13% की हानि हुई, पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ परसेंट में हानि हुआ, ठीक है। दैट्स इट। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे समझना है, पहले ध्यान से समझो। यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए बी में प्रत्येक को इतने पर बेचा, ठीक है, सेम को इतने पर बेचा, ठीक है। मतलब उसने टोटल कितने का बेचा होगा उतना, 248 सॉरी 348 प्लस 348, मतलब टोटल दोनों को बेचा थे 348, इन दोनों का जो है ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा 696, ठीक है। हाँ 696 हो जाएगा, 696 में दोनों को बेचा, ठीक है। अब एक को पहले वाले को मतलब 348 पर बेचा है, ए वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा 20% 13 की हानि हुई, ठीक है। अब जो है ए वस्तु पर क्या हुआ, 348 पर जो है उसको मतलब लाभ हुआ है, ठीक है। मतलब जो उसको लाभ हुआ है, मान लो कि उसका जो क्रय मूल्य था कितना था, यक्स था, तो यक्स प्लस यक्स का 20%, यक्स गुणे 20, ठीक है, बटे 100 बराबर कितना था, ये 348 था। एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि उसे जो है हानि पर बेचा, तो मान लो कि जो उसका क्रय मूल्य भी कितना था, उसका क्रय मतलब कि क्रय मूल्य सेम था, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस एक्स गुणे 13 अपान कितना हो जाएगा 100 और बराबर कितना है 348, समझे ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है उसका जो है क्या निकल के आएगा कि जो है मतलब दोनों का क्रय मूल्य क्या था ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका जो एक्स निकल के आएगा उसको ऐड करेंगे, इसका एक्स निकल के आएगा उसको ऐड करेंगे और दोनों में से क्या करेंगे घटा देंगे। एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है, गुणे 100 बटे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे क्या होता है लाभ होता है, ठीक है। अगर यही माइनस अगर हानि हुआ रहेगा तो यहाँ पे 100 माइनस हानि हो जाती है, ठीक है। तो यहीं पे वो दोनों लगा दिए। अब यहाँ पे दोनों का कुल क्रय मूल्य, ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, पहले का जो है विक्रय मूल्य, ठीक है, पहले पहले वाले का क्रय मूल्य दूसरे वाले का क्रय मूल्य, यही तो होगा कुल क्रय मूल्य। तो पहले का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विक्रय मूल्य और गुणे 100 बटे यहाँ पे जो है 100 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है हानि हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 87 आता है, इसको सॉल्व करते कितना आ जाता, 690 आ जाता। और आपने टोटल बेचा कितने का दोनों का, बेचा था 696 में, इसलिए यहाँ पे अभी लाभ कितना हो जाता है 696 माइनस 690 आता है, कितना आता है 6 आता है, ठीक है। आ रहा समझ में। अगर यही पूछ लेता मान लो कितना परसेंट उसको लाभ हुआ, 6 रुपए लाभ हुआ, कितना परसेंट हो जाता लाभ, तो 6 हुआ और कितने पे हुआ 6 गुणे 100 और बटे क्या हो जाता है आपका 696, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो आपका उसको परसेंटेज लाभ निकल करता कितना परसेंट आपको लाभ हुआ है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगेन लिखा है यहाँ पे 16,000 की धनराशि इतने वर्ष में 15% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो यक्स का मान याद कीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपका है 21,160, 22,218 एंड 21,488 एंड यहाँ पे आपका क्या है कि 22,360, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको देखना था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर क्या होता है कि मूलधन और 1 प्लस आर अपान 100 होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वर्ष और क्या दिया था कि 1/3 दिया था ना,
यहाँ पे ये दिया था। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले हम 2 वर्ड्स का जो सीधा-सीधा उसको एक साथ कर लेंगे। उसके बाद जो 1/3 वगैरह होता है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको मान लो अभी हटा लो, इसको लिख लेते हैं वहाँ पे 1/3, मतलब यहाँ पे हो जाता है n/1/100 और यहाँ पे क्या था 1/3 था, ठीक है? अच्छा नियम होता है ऐसे केस में, अगर आपको जो ये पावर है किसी जो है p/q के रूप में है, तो आप p/q को आप जो है, जो ये संख्या होती है इसके आगे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये जो 1/3 था, ये उतर के यहाँ पे आ जाता है। ये होता है नियम, इसको अभी के लिए समझ लो। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आगे जो है आप जो है मतलब कि आगे क्या ये 12th में था, ठीक है? अगर पढ़ा होता तो समझ में आ जाता पूरा। यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें हैं, ठीक है? इसको अब सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करके देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये कितना हो जाता है 115 हो जाता है, 115/100 हो जाता है और यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ पे 3 बचे 15, तो यहाँ पे 5 बटे कितना 105 बटे जो है यहाँ पे 100 हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है 21/20 हो जाता है और यहाँ पे कितना सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 23/20 हो जाता है। बस उसी को इसमें सॉल्व कर लिया तो आंसर कितना आया 22,218। इस प्रकार की चीज़ों को करनी है। अगर अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लिखा है 2 पूरक कोणों का अंतर कितना है 40 डिग्री है, तो इनमें से छोटा कोण जो है y है, तो अब देखा है 2 पूरक कोण क्या होता है, 2 पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 होता है, ठीक है? 2 पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 होता है। यहाँ पे दिया है क्या है कि छोटा कोण कितना है y है, तो पूरा कोण कितना होगा 90 माइनस जो है यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस आई। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ है। अब लिखा है 2 पूरक कोणों का अंतर कितना है इतना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे कितना दिया है कि जो है 90 माइनस वाई एंड माइनस वाई बराबर कितना है 40 दिया है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू कितने आ गई 25 आ गई, फिर इसको आप पुट कर दोगे जो उसमें दिया हुआ है। तो ये चीज़ है, पूरा कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई अगर दोनों पूरा कोण है तो इनका योगफल कितना होता है 90 होता है। समझ आ रहा है ना इस प्रकार से, ठीक है? तो ये चीज़ समझ जाना। आगे लिखा है निम्न आकृतियों में से किसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है। अब सममित रेखाएं क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? लिखा है यहाँ पे लिखा है क्या, आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंड द काइट हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग हो गया, पतंग और समांतर चतुर्भुज एंड आयत और समतल त्रिभुज, ठीक है? और यहाँ पे क्या है कि जो है आपका पतंग और समद्विबाहु समद्विबाहु, ठीक है? तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि पतंग यहाँ पे भी है, पतंग यहाँ पे भी, पतंग यहाँ पे भी है, ठीक है? अगर यहाँ पे देखो कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है? यहाँ पे क्या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो है आपकी सममित रेखाएं नहीं बनती, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो पतंग कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पे सममित बन जाएगा क्योंकि आप इसको अगर बीच से ऐसे करोगे तो यहाँ पे देखो मिरर इमेज बन जाएगा, बट इस वाले केस में मिरर इमेज नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो ये नहीं है कि ये इस पे इसके पूरा नहीं आएगा, इसके ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है? इस प्रकार से इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, ठीक है? लिखा है यहाँ पे किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक है? यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर, ठीक है? पी क्यू आर ऐसे कर लिया। फिर यहाँ क्या कह रहा है भुजा क्यू आर पर यस एक बिंदु है, ठीक है? यहाँ पे जो है एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे जो है सॉरी, यहाँ पे जो है आपको ऐसे करना था, तो ये जो है क्या हो जाता आपका, ये पी क्यू आर हो जाता, ठीक है? अब यहाँ पे यस एक बिंदु था, यस एक बिंदु था, बिल्कुल सही है कि जो है यस एक बिंदु है, इस प्रकार स्थित है कि पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर है, जो पी एस है, ठीक है? जो पी एस है ये क्या है परपेंडिकुलर क्यू आर है, मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर, ठीक है? आई होप कि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पे ये कह रहा है इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है? और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तथा पी यस जो है, तथा पी यस ये क्या है पी क्यू आर का समद्विभाजक है, ठीक है? मतलब ये क्या होगा, मतलब इतना बराबर इतना है, ठीक है? यहाँ से अगर यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मतलब क्यू एस बराबर यस आर, ये डिस्टेंस जो है बराबर है, ठीक है? तुम लिखने से कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है पूछा था, कौन सा इसमें कथन सत्य है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा था यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस कौन सा है ये वाला त्रिभुज, ठीक है? पी क्यू एस इज लेस और मोर इक्वल टू यहाँ पे त्रिभुज पी एस आर, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या था कि जो है ये त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस ये क्या है पी त्रिभुज पी एस आर की क्या है बराबर है, ठीक है? और दूसरा स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे कि जो है यहाँ पे त्रिभुज ये जो है आपका क्या था यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है? और यहाँ पे इस लेस और मोल यहाँ पे क्या है पी आर एस, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला आपका क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये एंगल साइड एंगल के थ्रू ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ लेना, मतलब यहाँ पे क्या पी क्यू आर था इस प्रकार से, तो इसको जो है परपेंडिकुलर हुआ तो ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और ये जो है ये दोनों भी बराबर है, इसका मतलब इसके सामने का एंगल क्या होगा, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल बराबर, ये भी एंगल बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, इसलिए जो है ये वाला जो है आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों जो है बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये फॉर्मेशन हुआ है। ये देखना है, ये एंगल बराबर हुआ, ये एंगल बराबर हुआ, तो इस प्रकार से जो है चीजें यहाँ पे बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये जो है ASA का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एंगल साइड एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल साइड और एंगल ये क्या है, बराबर है, ठीक है। देखो एंगल ये साइड और ये एंगल बराबर है, इसलिए जो है ये पूरा का पूरा त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां जो है 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज होता है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यार। कोई भी त्रिभुज होता है, इनकी दो भुजाओं का योगफल क्या होता है, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ये नियम होता है। जैसे अगर यहाँ पे ये त्रिभुज है, मान लो ये जो है PQR है ना, ये त्रिभुज है, तो इसकी दो भुजाओं का योगफल हमेशा जो है तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर दो भुजाओं का योगफल, ठीक है, दो भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है, तीसरी भुजा से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, इसका मतलब वो कभी भी जो है नहीं होगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पे क्या पूछा था, निम्नलिखित में कौन सी उस तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिनकी दो भुजाओं की लंबाई है क्या, 19 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन कौन है, यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर, और क्या है यहाँ पे 34 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है क्या नहीं होगा, आप देखो 19 और 15 को ऐड करो तो ये कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि, तो यहाँ पे क्या आया, 19 और 15 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि जो है दो भुजाओं का योगफल कितना होना चाहिए, जो है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दो भुजाओं का योगफल हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जो है बराबर हो जाएगा, 34 34 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 19 15 जोड़ेंगे, 34 आ रहा है, ये 4 से बड़ा है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है दो भुजाओं का योगफल जो है तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये इस वाले केस में, तो यहाँ पे जो है 4 आ जाता है, लेकिन क्या जो है अगर आप ये देखते हैं, मतलब कि क्या था 15, और यहाँ पे और कौन सी भुजा थी, यहाँ पे 19 था और 15 था ना, और यहाँ पे अगर आप 4 ले लेते, तीसरी भुजा 4 ले लेते, तो 4 और 15 जोड़ते तो कितना आ जाता, 19 आ जाता ना, तो बराबर हो जाता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर मान लो यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ पे जो है आप 15 और +3 ऐड करते, तो क्या ये 19 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये 18 ही होता। अब तीसरा वाला केस देखो, अगर जो है हमेशा तीसरी भुजा बढ़ना चाहिए, अगर 19 और 15 को जोड़ते कितना आता, 34 आता, जो कि 33 से क्या था, बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाता है। आई होप ये समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था समझने के लिए, बाकी बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, किसी त्रिभुज ABCD के कोण इस प्रकार से हैं, तो यह चतुर्भुज है एक। अब पहली बात आपको पता चाहिए कि जितने भी कोई भी चतुर्भुज होगा, उनके कोणों का योगफल कितना होता है, उनके कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, ठीक है। पूरा का पूरा 360 होता है, तो इनको प्लस इनको प्लस इनको प्लस इनको सबको ऐड करके कितना करो, 360 के इक्वल करो, ठीक है। ऐड करो, यहाँ पे 3x हो जाएगा, और x कितना है, 4x, 4 + 2x 6x, एंड 2x कितना हो जाएगा, 8x, ठीक है। 8x यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है प्लस होगा माइनस, ये देखते हैं, यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे ये कितना था, ये आपका ये जो है आपका कितना है, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 30 60, और यहाँ पे ये इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 60 - 20 कितना आएगा, 40 हो जाएगा। 40 बराबर कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद इसको ऐड करोगे तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, जो है 8 चौक 32 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रख दो, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और -10, यहाँ पे कितना आएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये भी जो है आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वाला 70 आएगा ना। ये जो है 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये कितना आ जाएगा, 120 - 10, ये 110 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, फिर 110, फिर 170, मतलब आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, तो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाता है, समांतर ध्रुव कहलाता है, ये पता होना चाहिए। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 360 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। उसके बाद देखो एक एंगल कितना आ रहा है, 110 110 और 70 आ रहा है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये क्या होता है, ये जो है आपका पैरेललोग्राम होता है, समांतर ध्रुव होता है। अच्छा, इसमें कोई सममित रेखा नहीं होती, आगे अभी देख के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा था एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द साइड, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 45 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के आयत के बराबर होते हैं। यहाँ पे जो है
क्या पूछा था? बोले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है? तो देन द पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है, ठीक है? तो ये चीज़ बताना था। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर, ठीक है? ये किसके बराबर है? 51 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा इसलिए स्क्वायर भी बताना चाहिए। 24 का जो स्क्वायर है और 45 का जो स्क्वायर है, वो 51 के स्क्वायर के बराबर है। अब ये किस कब पॉसिबल होता है? ये तो जो है तभी पॉसिबल होगा जब वो त्रिभुज क्या होगा, एक जो है मतलब कि ये 90 डिग्री वाला होगा, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय पॉसिबल होता है। मतलब ये भुजा कितनी होगी? 51 होगी, ये भुजा 24 होगा और ये भुजा कितना होगा? 45 होगा, या फिर ये 45 ये 24 होगा। इस प्रकार से जो है ये हमको समझना पड़ेगा कितना है ये जो है एक आपका क्या है, समकोण मतलब त्रिभुज है, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है? इनका कितना आ रहा है? 2601 आ रहा है, जो कि 51 का स्क्वायर है। अब ये समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, और यहाँ पे बेस इंटू जो है जो लंब होता है उनका जो है यहाँ पे ये होता है, तो 540 हो जाएगा, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दोनों बराबर दिया? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 540 आया है, तो दोनों यहाँ पे निकाल लेंगे। चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे 45 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कितना? 57 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है दो गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 114 सेंटीमीटर, ठीक है? इस प्रकार से हो जाएगा। आगे लिखा है 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर की जगह वृत्त काट लिया जाता है, तब शेष शीट का क्षेत्रफल का जो है मतलब ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि एक ये मतलब शीट है और इसमें से जो है एक छोटी सी शीट जो है जिसका क्षेत्रफल जो है ये काट के निकाल लिया जाता है, मतलब इतना जो है ये काट के निकाल लिया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग। अब जो बचा है उसका क्षेत्रफल हमको बताना था। मतलब क्या करना, मतलब पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों में से घटा देंगे। ये तो हुआ। फिर बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो प्रश्नानुसार r बराबर इतना दिया हुआ है, ये व्यास दिया है, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया उसकी त्रिज्या, तो r2 हो गया। अब यहाँ पे शेष चीज का क्षेत्रफल क्या हो गया? बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे, इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो जो है यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगेन लिखा है धातु के ठोस घनाभागार बॉक्स जिसकी बीमाएं 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में डाला गया है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंतर कर दिया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ध्यान से, पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक जो जो वर्ग होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका जो होता है कि भुजा का स्क्वायर होता है ना, मतलब एक वर्ग का जो होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, वही क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है? अगर आप देखो तो जो है जो वो बनता है, क्या बनता है? मतलब कि जो घनाभ बनता है, घनाभ और घन, अंतर क्या होता है कि घनाभ की जो भुजाएं होती हैं वो जो है उनकी साइज अलग अलग होती है, जबकि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एक घन बन गया। अब एक घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाले का क्षेत्रफल, नीचे वाले का, चारों टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, और एक का क्षेत्रफल कितना होता है? 6 होता है, तो यहाँ पे पूरे का कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर गुणे 6 हो जाएगा। ये कितने का, ये किसका निकल के आया? घन का। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया? एक, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 स्क्वायर हैं टोटल ना, तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर इंटू 6 हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है। घनाभ का क्या होता है? घनाभ में क्या होती है? भुजाएं जो होती हैं मतलब लंबी चौड़ी होती है, मतलब जैसे ये घनाभ दिया है, कोई 20 है, कोई 50 है, कोई 100 है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये घन होता तो सबकी भुजाएं क्या होती? सब सेम होती। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। अब घनाभ का जो है दोनों का आयतन सेम दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयतन दिया हुआ है ना, आयतन की बात कर रहा है। हम अभी किसकी बात कर रहे थे? हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इसकी भुजाएं दिया है 200 सेंटीमीटर, इसका कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। और जो घनाभ का आयतन क्या होता है? ये जो है अब यहाँ पे भुजा का क्यूब क्यों हो गया? क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। ए गुणे ओ होता है, तो यहाँ पे इसलिए ए का क्यूब हो जाता है, और यहाँ पे एल गुणे बी गुणे एच होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब, ये अंडर रूट निकालोगे, ये कितना आ जाएगा? ये 100 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है? अभी तक जो मैं बता रहा था वो क्या बता रहा था? वो क्षेत्रफल के बारे में बता रहा था, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे लिखा है दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर याद कीजिए। अब यहाँ पे भुजा कितना निकल गया है? भुजा निकल के आया 100 सेंटीमीटर, ठीक है? अब 100 सेंटीमीटर भुजा निकल के आया। अब देख लो आगे, अब दोनों ठोसों का अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इसकी क्या हो जाएगी? 2 गुणे यल गुणे बी और गुणे बी एच गुणे एच एल, ये जो है घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, माइनस भुजा का स्क्वायर। अभी यही बताया था मैंने। उसके बाद जो है भुजा कितना आया था? 100 सेंटीमीटर आया था। इसकी जो भुजा निकल के आई है, अलग अलग भुजाएं थी, इनको करके इनको निकाल लोगे आप, इतना कर दोगे, ठीक है? नेक्स्ट है आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों का जो है माध्य और आंकड़ों का अध्ययन होता है। देखो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि जो है कब माध्य जो है 53 है, 3 आंकड़ों के माध्य को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पहली बार 53 दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी है? 37। अब जहाँ एक्स एक्स दिया था, आप जो है उनकी वैल्यू रख देना 37 करके। तो यहाँ पे टोटल यन की जो नंबर आ गया, यन का नंबर कितना है? 7 है, जो कि विषम है। तो माध्य या माध्य का बराबर कितना होता है? यन प्लस 1/2 होता है अगर विषम होता है, अगर सम होता है तो यन/2 होता है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे चौथा पद कितना कौन सा निकल गया है? 54 निकल गया है, ठीक है?
अब लिखा है किसी दिन एक विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों को व्यतीत किए गए समय को दी गई पाई चार्ट में नीचे दी गई त्रिज्याखंड द्वारा निरूपित किया गया। ऐसे केस में आपको करना क्या है, देखो ये डिग्री होता है, ये पूरा का पूरा होता कितना है, ये जो है पूरा का पूरा होता है कितना, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको 360 होता है, ये कितना होता है, ये 90 होता है, ये भी कितना होगा 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो अब आप समझ लेना कि जो है कैसे कैसे इसको करा गया है, तो इस प्रकार से आप देख लेना। ठीक है, तो इसको कर लेना, आई होप कि ये हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, बाकी जो है सब अदर टाइप के क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करना अगर आगे की वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।